तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए एक मोटिवेशनल थॉट हो जाए कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी मेहनत करने के बाद सुबह से ही दोस्तों हम लगभग 2 से 3 घंटे से नोट्स बना रहे थे और अब जाकर के नोट्स तैयार हो गया है। तो चलिए आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक आपने देख लिया तो जो 3 नंबर वाले आपके 12 क्वेश्चन होंगे, 12 तिहाई 36 यानी 36 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और दोस्तों इसको आपको एंड तक वॉच कर लेना है क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है और इसे आपको देखने का ये फायदा है कि इसमें हमने सरल शब्दों का प्रयोग किया है क्योंकि ये हमारी स्वयं की हैंड राइटिंग नोट्स है। ठीक ना, ये क्या है, हैंड राइटिंग नोट्स है, इसलिए आपको एंड तक देख लेना है। साथ ही साथ हम आपको समझाते चलेंगे और पूरा का पूरा आंसर क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है जो 12 क्वेश्चन आते हैं और 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है अंड जनन। ठीक है ना, अंड जनन ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों और इसके साथ ही साथ एक शुक्र जनन भी पूछा जाता है। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं कि अंड जनन होता क्या है। तो अंड जनन क्या है कि अंड जनन कोशिकाओं से अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को अंड जनन या अंडाणु जनन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि अंड जनन कोशिकाओं से, अब अंड जनन कोशिका का अर्थ यहाँ पे है दोस्तों अंडाशय। ठीक है ना, अंडाशय, क्योंकि अंड जनन कोशिकाएं ये अंडाशय में ही होती हैं। तो अंडाशय से अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, अंड जनन या अंडाणु जनन कहा जाता है। अब अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों वो 3 चरणों में पूरी होती है। ठीक है ना, पहला है कि गुणन अवस्था। ठीक ना, पहला है गुणन अवस्था। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों कि इस अवस्था में क्या होता है कि ये अवस्था जन्म से पहले ही अर्थात भ्रूणावस्था में ही पूर्ण हो जाती है। यानी क्या होता है, ये लड़कियों में कब होता है कि जब वो भ्रूण में पल रही होती हैं तब ही ये अवस्था क्या होता है, पूर्ण हो जाती है। और अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक जनन कोशिकाएं अंडाशयी पुटिकाओं के रूप में एकत्र हो जाती हैं। ठीक है ना, चलिए अब जो दूसरी अवस्था है यानी वृद्धि अवस्था, इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में ध्यान देना दोस्तों, इस अवस्था में क्या होता है कि इसमें जो प्राथमिक अवस्थाएं होती हैं वही आकार में इसके कुछ बड़ी हो जाती हैं इसमें। तो यह अवस्था बहुत लंबी होती है और भ्रूण अवस्था में ये भी क्या है, प्रारंभ हो जाती है। और इस अवस्था में प्राथमिक जनन कोशिकाएं यानी जो इसमें होती हैं प्राथमिक जनन कोशिकाएं आकार में कुछ बड़ी हो जाएंगी। ठीक, और नेक्स्ट जो तीसरी अवस्था है परिपक्व अवस्था, इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में जब पुटिका परिपक्व होती है तब उसमें उपस्थित प्राथमिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के बाद ही द्वितीयक अंडाणु कोशिका बनती है और इनके द्वारा ही अंडाणु का निर्माण होता है। मतलब क्या होता है, प्रक्रिया देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम यहाँ से समसूत्री विभाजन होगा, अगर 2n है 2n, यहाँ से भी 2n, तो समसूत्री विभाजन होता है। तो ये हो जाता है दोस्तों, इसे कहते हैं गुणन अवस्था। इसमें समसूत्री विभाजन होता है और प्राथमिक जन कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब यही चल कर के आगे यानी यहाँ से कोशिकाएं जब ये आगे इनमें विभाजन होता है तो दोस्तों यही कोई क्या है, यही जो कोशिकाएं हैं आकार में कुछ बड़ी हो जाती हैं। अब ये कोशिकाएं फिर क्या है, अर्धसूत्री विभाजन में के द्वारा अलग हो जाती हैं। तो ये होगा वृद्धि अवस्था, ये होगा गुणन अवस्था, ये गुणन अवस्था, ये वृद्धि अवस्था और ये परिपक्व अवस्था। ठीक, चलिए अब ये आपको अच्छे से देख लेना है एक बार। ठीक है ना, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग या इसे STD कहा जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यौन संचारित रोग या फिर लैंगिक रोग कहा जाता है
और ये रोग क्या होते हैं, तो ऐसे रोग जो असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा फैलते हैं उन्हें कहा जाता है यौन संचारित रोग, यानी STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है ना, समझ में आ गया कि यौन संचारित रोग क्या है, तो ऐसे रोग जो असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा फैलते हैं। अब असुरक्षित, इसमें पूछा जाता है कि यौन संचारित रोग क्या है, इनके लक्षण लिखिए। ठीक ना, तो यौन संचारित रोग के कारण जो भी यहाँ पर बीमारी फैलती है उसमें दोस्तों पहला है एड्स। क्या है, एड्स। अब देखिए एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये क्या है, यह एक घातक यौन संचारित रोग होता है जो HIV वायरस के द्वारा फैलता है। और प्रारंभ में तो इनके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब तक पता चलता है तब तक ये पूरे शरीर को प्रभावित कर चुके होते हैं और यह किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। अब इनके लक्षण क्या है दोस्तों, तो निरंतर ज्वर, पेशियों में दर्द, रात को अचानक से पसीना आना, शरीर के भार में निरंतर कमी आदि इनके लक्षण हैं। ठीक ना, चलिए आगे देख लेते हैं। जो दूसरा है दोस्तों, इसके द्वारा जो दूसरा उत्पन्न रोग है सुजाक है और इसे गोनोरिया भी कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सुजाक क्या होता है कि यह भी एक यौन संचारित रोग है, लेकिन एड्स के जितना घातक नहीं होता है और यह नाइजीरिया गोनोरी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है और यह रोग संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से फैलता है। यानी किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर कोई संभोग करता है या कहते हैं जिसे कहते हैं कि मेटिंग या सेक्स करता है, देन क्या होता है, ये रोग फैलेगा। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, मूत्र मार्ग में अत्यंत जलन होना, स्त्रियों में माहवारी प्रभावित होना और स्त्रियों में अगर होता है तो दोस्तों बांझपन भी कभी कभार हो जाता है इसके कारण, और जनन अंग में सूजन होना आदि इनके लक्षण हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है लिंग संलग्न वंशागत, ठीक है ना, क्या है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। ठीक, इसमें क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाएगा कि लिंग संलग्न लक्षण क्या होते हैं, या इन लिंग संलग्न वंशागत क्या होते हैं, या फिर लिंग संलग्न के कौन कौन से लक्षण होते हैं, या इनके द्वारा उत्पन्न रोग। तो चलिए इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो परिभाषा समझ लेते हैं क्या है कि दैहिक लक्षणों के वे जीन, दैहिक का मतलब होता है दोस्तों बॉडी से रिलेटेड, हमारे शरीर से रिलेटेड। ठीक, हमें पता है कि जो क्या होते हैं दैहिक गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 44, यानी ये क्या होते हैं 22 जोड़ी, और इसमें जो एक जोड़ी होता है यानी गुणसूत्रों की संख्या जो 2 होती है वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, इनकी ये एक जोड़ी होते हैं। ठीक, तो यही है दैहिक लक्षणों के वे जीन जो लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और उसी लिंग गुणसूत्र के साथ वंशागत होते हैं, यानी उसी लिंग गुणसूत्र के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। तो ऐसे तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे लिंग संलग्न जीन कहा जाता है, यानी ऐसा जीन। ठीक है ना, किस जीन को कहते हैं, वह जीन जो लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और लिंग गुणसूत्र के साथ ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, तो उसे लिंग संलग्न जीन कहेंगे। और इसकी वंशागत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने की प्रक्रिया को ही लिंग संलग्न वंशागत कहते हैं। अब देखिए लिंग संलग्न जो लक्षण होते हैं 3 होते हैं। ठीक, पहला है दोस्तों एक्स संलग्न लक्षण। तो ऐसे लक्षण जिनके जीन या जिनमें जीन एक्स गुणसूत्र के समजात खंडों पर स्थित होते हैं उन्हें एक्स संलग्न लक्षण कहते हैं, और इनके एलील वाई गुणसूत्र पर नहीं होते हैं। ठीक, और इनसे उत्पन्न दोष जो है यह रोग है दोस्तों वो है वर्णांधता और हीमोफीलिया। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंड, और वर्णांधता में क्या होता है आपको पता है कि लाल और हरे में व्यक्ति अंतर नहीं बता पाता है। ठीक है ना, और ये यक्ष संलग्न के द्वारा ऐसा होता है क्योंकि जो इनके जीन होते हैं यक्ष गुणसूत्र के असमजात खंडों पर ही बैठ जाते हैं। और दूसरा है हीमोफीलिया, इसी को ब्लीडर रोग भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि रोगी को अगर चोट लग जाती है तो रुधिर का थक्का जल्दी नहीं बनता है, अब बनने में लगभग 24 आवर्स का समय लग जाता है, और इतने समय में तो क्या हो जाएगा, रुधिर स्राव के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं कि वाई संलग्न लक्षण क्या होता है। तो वाई संलग्न लक्षण क्या होते हैं, तो ऐसे लक्षण जिनके जो जीन होते हैं वाई गुणसूत्र के असमजात खंडों पर स्थित होते हैं उसे वाई संलग्न लक्षण कहते हैं। जैसे
कर्ण पल्लव पर मोटे बाल, यानी जो कान पर मोटे बाल उगते हैं ये वाई संलग्न लक्षण के कारण होता है। और यहाँ से अगला जो लक्षण है दोस्तों एक्स वाई संलग्न लक्षण, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, तो ऐसे लक्षण जिनके जीन या जिनमें जीन एक्स तथा वाई गुणसूत्र के समजात खंडों पर स्थित होते हैं उसे क्या कहेंगे, एक्स वाई संलग्न लक्षण कहते हैं। और इनकी वंशागत स्त्री व पुरुष में सामान्य ऑटोसोमल लक्षण की भांति होती है। और इसमें क्या होता है कि जैसे गुर्दे का रोग। चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे होंगे, क्वेश्चन है कि माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है। तो दोस्तों ये जैविक खाद जिसमें है यानी सूक्ष्म जीव से रिलेटेड है। तो माइकोराइजा क्या है, इसकी उपयोगिता, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि कवक अनेक पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है। अब दोस्तों सहजीवी का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों साथ साथ सर्वाइव करते हैं यानी साथ साथ रहें। अब आपको पता होगा कि हमने सहजीविता पर भी वीडियो बनाया था, ठीक। तो कवक अनेक पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है और इसी संबंध को ही माइकोराइजा कहते हैं। अब इस संबंध में कवक मृदा से जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण करके पादपों को प्रदान करते हैं। यानी दोस्तों क्या होते हैं, जैसे कोई पौधा होता है, जैसे कोई अगर पौधा है और इसकी जड़ें हैं, तो इसकी जड़ों में क्या होते हैं, जो यहाँ पर कवक होंगे वो क्या होते हैं, इसके इस पौधे के साथ या इस जड़ों के साथ जो संबंध बनाएंगे उसी को कहेंगे माइकोराइजा। अब ये जो कवक यहाँ से होते हैं ये मिट्टी से क्या करते हैं, पोषक तत्वों को खींचेंगे और इन पौधों में पहुँचाते हैं। तो वही है दोस्तों कि इस संबंध में क्या करता है, देख सकते हैं कि इस संबंध में कवक मृदा से यानी मिट्टी से जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण करके पादपों को प्रदान करते हैं तथा पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक ना। और आगे देखते हैं कि अनेक रोगजनक और सूक्ष्म जीव भी मृदा में पाए जाते हैं तथा पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। लेकिन ये जो जीवाणु होते हैं यानी यहाँ पर जो कवक हैं, ये जो जीवाणु होते हैं पादपों को रोगाणुओं से बचाते हैं। तो बस समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि घरेलू, इसमें क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि घरेलू उत्पाद तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है दोस्तों कि आप देख ले रहे होंगे कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान है। इनके द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों का, दो बार का लिख दिए, कि खाद्य पदार्थों का उत्पादन होता है। जैसे लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही का निर्माण करता है, आपको पता है। और इसके अलावा इडली, डोसा, ब्रेड, पनीर आदि का भी उत्पादन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। और औद्योगिक क्षेत्र में बात करें तो दोस्तों इसमें भी सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे ईस्ट या खमीर का प्रयोग प्राचीन काल से ही यानी पुराने समय से ही वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम आदि के उत्पादन में किया जा रहा है। ये सभी क्या हैं, एल्कोहल हैं, आपको पता होगा, ठीक है ना। और इसमें इसके अलावा क्या है कि प्रमुख एंटीबायोटिक यानी जिसे प्रतिजैविक कहा जाता है, कि प्रमुख प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन भी पेनिसिलियम नोटेटम नामक सूक्ष्म जीव से होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैव विविधता की क्षति के क्या कारण हैं। और ध्यानपूर्वक एक एक टॉपिक को देखते चलना, हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है क्योंकि आपके पास समय नहीं है कि आप अच्छे से अब तैयारी कर सकें, इसलिए एक एक वर्ड को अच्छे से देखते चलना और पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं जैव विविधता के क्षति के क्या कारण हैं, यानी जो वन्य जीव प्राणी हैं वो किस कारण कम हो रहे हैं या किस कारण विलुप्त हो रहे हैं। तो जैव विविधता के क्षति के प्रमुख कारण हैं यानी निम्नलिखित कारण जो हैं, पहला है कि अंधाधुंध वनों की कटाई के द्वारा जैव विविधता की क्षति हो रही, यानी ये जैव विविधता की क्षति का प्रमुख कारण है जो अंधाधुंध आज वनों की कटाई हो रही। अगला है गैर कानूनी रूप से वन्य प्राणियों का शिकार, यानी गैर कानूनी ढंग से अगर वन्य जीवों का शिकार हो रहा है तो इसके कारण भी जैव विविधता या वन्य जीव नष्ट हो रहे हैं। अगला है कि मनुष्य की क्रियाकलाप से, यानी मनुष्य क्रियाकलाप से या भूलवश या तो जानबूझकर अगर क्या है उसके द्वारा वन में आग लग जाती है तो वन में आग लगने से भी वहाँ की
जो प्रजातियां हैं वो प्रभावित होंगी। और नेक्स्ट है अत्यधिक पॉल्यूशन, यानी अत्यधिक प्रदूषण के कारण भी जैव विविधता क्षति हो रही है, यानी जैव विविधता का यहाँ से क्षय हो रहा है। आगे है कि वन्य प्राणियों को पर्याप्त खाद्य सामग्री न प्राप्त होना, यानी जो वन्य प्राणियां हैं जैसे अगर उन्हें उचित मात्रा में भोजन, जल ये सब नहीं मिल पाता है तो वो भूख प्यास से भी तड़प के मर जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है और इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। अगर पूछ ले क्या कदम उठाना चाहिए तो आप उसमें लिखेंगे, अगर पूछ ले कि क्या कदम उठा रही है तो यहाँ पे जहाँ चाहिए है यहाँ रही है लगा दीजिए। जैसे पहले समझ लेते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, यानी उन्हें सुरक्षित क्यों रखना चाहिए। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जंगली जानवर पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक होते हैं और ये जंगल में विभिन्न जीवों की संख्या को सीमित रखने में सहायक होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि यदि इन्हें नष्ट कर दिया जाएगा तो जंगल में अन्य जीवों की संख्या बढ़ जाएगी और जब जीवों की संख्या बढ़ जाएगी तो इससे पारिस्थितिकी तंत्र में भी क्या है, इसकी स्थिति में असंतुलन पैदा हो जाएगा, यानी क्या है पूरी तरह से पर्यावरण प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि जीवों की संख्या बढ़ जाएगी तो मनुष्य का भी जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए और इनके संरक्षण के लिए सरकार को निम्नलिखित कदम उठाना चाहिए। पहला है वनों की अनावश्यक कटाई पर रोक लगानी चाहिए और वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाना चाहिए और जंगली जीवों के शिकार पर रोक लगाना चाहिए और साथ ही साथ कौन से जीव विलुप्त हो रहे हैं, कौन से जीव विलुप्त होने के कगार पर हैं, इन सभी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बस आई होप कि आज ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को या नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए पुनर्योगज तकनीक का मानव हित में उपयोग लिखिए, या फिर अथवा में कहेगा कि मानव इंसुलिन क्या है या इंसुलिन का मनुष्य के जीवन पर क्या उपयोग है। तो दोस्तों इसको देख रहे होंगे, आंसर इसको हम देख लेते हैं कि यह एक प्रोटीन है, यह एक प्रोटीन है जो 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। कौन? इंसुलिन, ठीक। और जिसमें एक यहाँ से ए श्रृंखला तथा दूसरी बी श्रृंखला होती है और ये आपस में डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी होती हैं और ए श्रृंखला 21 एमिनो एसिड से और बी श्रृंखला 30 एमिनो एसिड से बनी होती है। और वयस्कों में होने वाले जो मधुमेह का नियंत्रण इंसुलिन के द्वारा ही संभव है, क्योंकि जो इंसुलिन मधुमेह होता है जिसे डायबिटीज़ कहते हैं या शुगर कहते हैं इंग्लिश में, इसका नियंत्रण जो है दोस्तों इंसुलिन से होता है। इसलिए मनुष्यों ने ही इसको क्या है अब हमारे कि जो हमारे जो भी जैव वैज्ञानिक हैं जो रसायन तैयार कर रहे हैं उसमें इंसुलिन का निर्माण अब संभव हो गया है। और आगे देख लेते हैं दोस्तों कि प्राकृतिक रूप में इंसुलिन का स्राव मनुष्य के अग्नाशय में उपस्थित बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है, क्योंकि अग्नाशय में इंसुलिन का अल्पस्राव होता है और इसी के अल्पस्राव से मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है ना। यानी इंसुलिन के अल्पस्राव से मधुमेह नामक रोग होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको अच्छे से देखकर जाना है, ठीक। और साथ ही साथ हमने बताया ना कि जो शुक्राणु जनन या शुक्र जनन है और मानव जीनोम परियोजना है और साथ ही साथ 1-2 और जो टॉपिक है उसकी भी PDF हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। और जो भी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, यानी टेलीग्राम ग्रुप को आप अपने मोबाइल में खोल लीजिए और वहाँ से MK सर इंस्पिरेशन यानी चैनल का नाम ही सर्च कर लीजिए, MK सर इंस्पिरेशन सर्च करा के आप वहाँ से ज्वाइन हो जाएं। इसकी PDF हम कुछ ही देर में टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे धमाकेदार टॉपिक के साथ।